बिहाइंड द बिग न्यूज में हम बात करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की। लेकिन आज जिस चीज पे हम बात करने जा रहे हैं वो शायद खबर नहीं, अभी तक एक अफवाह ही है। लेकिन अफवाह इस कदर डेवलप हो गई है कि बहुत सारे लोग इसको न्यूज ही मान रहे हैं। इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा इस पे हम बात करेंगे। जो कल से चल रही है ये अफवाह या ये खबर कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में 8 से 10 लोग ये नाराज हैं और ये डिफेक्शन कर सकते हैं, किसी दूसरी पार्टी के साथ मिल सकते हैं या कोई नई पार्टी बन सकते हैं। इस पे बड़ी चिमेगोयां हो रही हैं और ये सोशल मीडिया पे नहीं है, ये बाज़ाब्ते तौर पे कुछ न्यूज चैनल्स ने ये खबर चलाई है और नेशनल और मकामी सतह पे कई लोगों ने इसको पिक कर लिया है। इस पे हम बात करने जा रहे हैं कि ये इसमें सदाकत कितनी है कितनी नहीं है। हम ये मान रहे हैं कि जिन लोगों ने ये खबर चलाई है उनको ही इसकी जानकारी होगी, लेकिन जिस तरीके से ये खबर चलाई गई है या ये अफवाह चलाई गई है, मैं समझता हूं कि इसमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने चलाई है। क्योंकि अगर ये कल बताएंगे कि हमें कुछ लोगों ने बताया था, क्योंकि ये सोर्सेज की बुनियाद पे ये खबर चलाई गई है जिनको मतलब बताया नहीं गया, उनको उनका इंकशाफ नहीं हुआ है, उनको आइडेंटिफाई नहीं किया गया है कि किन लोगों ने। और ये कभी कभी होता है कि आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन लोगों की जो ये खबर चलाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है क्रेडिबिलिटी है। हमने देखा है पिछले 8-10 साल के दौरान कई बार ऐसी अफवाहें चली कि कल नई काबीना बन रही है, फलां साहब चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, हल्फ लेने जा रहे हैं। इस तरह की ये खबरें बहुत सारी चली हैं, खासतौर से जिस दिन से महबूबा मुफ्ती माजूल हो गई बतौर वजीर आला जम्मू कश्मीर, उसके बाद ये खबरें लगातार चल रही है। अभी हम जिस खबर के बारे में बात कर रहे हैं ये चली है एक ऐसे पस मंजर में जिस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक इंपॉर्टेंट लीडर और लोकसभा के मेंबर सेंट्रल कश्मीर से आगा सईद रूहुल्लाह ने ऐसे कई बयान दिए हैं जो उनकी पार्टी के लाइन के साथ या उनकी जो टॉप ब्रॉस जो है इनका नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उससे वो ममासिलत नहीं रखते हैं, वो उनसे डिफर करते हैं कई मामला को लेकर के। 370 के मामले को लेकर कोई रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूकुल्लाह मांग रहे हैं, इससे आगा सईद रूहुल्लाह को इत्तेफाक नहीं है। और इसमें कई लोग अब इसको इस चीज से जोड़ रहे हैं कि आगा सईद रूहुल्लाह के साथ कई और लोग भी हैं, 8 से 10 MLAs हैं जो बगावत कर सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में और किसी दूसरी पार्टी के साथ जा सकते हैं। जहां तक हमारी इल्मियत का ताल्लुक है, हमने अपनी तरफ तौर पे अक्रॉस द बोर्ड मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज के लोगों से बात की, इंक्लूडिंग द पीपल इन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंक्लूडिंग द पीपल जिनके बारे में ये शक है कि ये लोग नाराज हैं कई चीजों को लेकर के। कोई किसी को वजारत नहीं मिली है, किसी को अहम ओहदा नहीं मिला है, कोई मुंतखब हुआ है लेकिन कोई दूसरा ओहदा उसको दिया गया है। इन सब लोगों से बात करने के बाद हमें ये लगा कि ये एक खबर नहीं है, ये एक अफवाह है, लेकिन जड़ पकड़ती जा रही है क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया का जमाना है, क्रेडिबिलिटी का किसी को कोई परेशानी नहीं है और इस तरह से अफवाह डेवलप हो रही कि खबर को भी मसनजर में डाल देती है। हम समझते हैं कि ये लाजमी नहीं है कि किसी शख्स ने इसको प्लांट किया होगा। कभी कभी ये होता है कि कोई बता भी देता है, मतलब ऑफ द कफ कोई रिमार्क या इस तरह से बताते हैं कि हम खुश नहीं हैं, हम ऐसा कर सकते हैं वैसा कर सकते हैं, लेकिन इसका लाजमी नतीजा नहीं होता है कि कोई डिफेक्शन हो जाए। अभी हमने देखा है कि 2018 के बाद तकरीबन सभी पॉलिटिकल पार्टीज में एक्सक्लूडिंग द नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड बीजेपी एक किस्म का ब्लड बाथ हुआ है, डिफेक्शंस हुई हैं। इसकी सबसे बड़ी शिकार हुई है महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, और उसके बाद कई लोग निकले उनसे, वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए, कई लोग कांग्रेस में शामिल हो गए, कई लोग अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी के साथ शामिल हो गए। और जब इनको लगा कि वहां पे कोई मैदान नहीं मार रहे हैं वो लोग, तो वो इनको हम पॉलिटिकल माइग्रेशंस कहते हैं और माइग्रेटरी बर्ड्स भी कहते हैं, जो एक पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का इम्तियाज ये है इस सारे पस मंजर में कि इनसे बहुत सारे लोग निकले नहीं है। जो हम देख रहे हैं 2018 के बाद की तारीख नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो इसमें जो काबीना दर्जे के मिनिस्टर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, इनमें सिर्फ एक नाम हमें मिल रहा है, वो है सईद बशारत बुखारी, जो महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती साहब की सरकार में काबीना दर्जे के वजीर थे। बाद में ये PDP से निकल करके नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए थे, कुछ मुद्दत तक वहां रहने के बाद ये निकल गए और पीपल्स कॉन्फ्रेंस में चले गए और वहां से फिर
निकल गए और कुछ महीनों तक अपने घर पे ही रहे, किसी पार्टी के साथ नहीं रहे और वापस वो पीडीपी में चले गए हैं। ये अकेले हैं वहां पे। इसके अलावा जो लोग वहां पे है, कश्मीर की बात अगर हम करेंगे, एक ही शख्स काबिल जिक्र है, वो है मंजूर अहमद वानी, जिसको 2014 के इलेक्शन में तकरीबन 12,000 वोट मिला था हकीम मोहम्मद यासीन के मुकाबले में खान साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी से। वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए और ताजा जानकारी हमें नहीं है कि वो अभी वहां है या नहीं है। तो इसमें बहुत कम लोग हैं जो इस तरह के हैं। हाँ, ये बात सही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ लोगों को अपने तौर पे बरतरफ किया है, जिनमें मोहम्मद सईद आखून है, जो एक जमाने में हजरत बल से मुंतखब हुए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट थे और कामयाब भी हुए थे, एमएलए भी रहे। इसकी एक वजह ये थी कि उनके जो दामाद थे शेख अशफाक जबार, वो बुनियादी तौर पर एक पुलिस इंस्पेक्टर थे और उनके वालिद शेख अब्दुल जबार 1983 में कंगन हल के इंतखाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए थे। बाद में ये गुलाम मोहम्मद शाह की वजारत में शामिल हो गए थे। जब डिफेक्शन हो गई 1984 में, तो इनको वहां पे काबीना दर्जे का वजीर भी बनाया गया था। तो बाद में शेख अशफाक जबार जो है वापस नेशनल कॉन्फ्रेंस में आ गए और 2014 के इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट थे गांधरबल से, जब उमर अब्दुल्ला ने खुद इलेक्शन लड़ा सनवार और बीरवा से, तो और सनवार से हारे, बीरवा से जीते। तो उस वक्त ये वहां पे मुंतखब हुए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हल्के ये बता रहे थे ये बहुत करीब थे लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडमिनिस्ट्रेशन के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इस वजह से हमने उनको बरतरफ किया। लेकिन अकेले इनको ही नहीं किया, इनके साथ साथ अलग हो गई पार्टी से इनके फादर इन लॉ मोहम्मद सईद आखुन भी। तो इन लोगों की तादाद बहुत कम है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग हो गए। हाँ, जम्मू सूबे में जहां हम बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ लोग जैसे कि देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के इंपॉर्टेंट लोग थे, कैबिनेट मिनिस्टर के दर्जे पे थे। सुरजीत सिंह सलाथिया डायरेक्टली कैबिनेट मिनिस्टर थे और देवेंद्र सिंह राणा उमर अब्दुल्ला के पॉलिटिकल सेक्रेटरी जब वो चीफ मिनिस्टर थे, उसके अलावा उनके पास मिनिस्टर का ओहदा था, दर्जा था। इसके अलावा सईद मुश्ताक बुखारी ये भी मिनिस्टर रहे थे और कई बार मुंतखब हुए थे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पे सुरनकोट से। तो ये लोग बेशक इससे अलहदा हो गए थे। और इसके अलावा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के इंपॉर्टेंट लोग हैं, इनमें से कोई एक भी वहां से नहीं निकला है। ये अफवाहें कई बार चली, कई बार ये बताया गया कि ये डिफेक्शन कर रहे हैं, इस पार्टी के साथ मिल रहे हैं, उस पार्टी के साथ मिल रहे हैं, इस साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, उस साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, वो हल्फ लेने वाले हैं। और हालांकि जिन लोगों के बारे में ये बताया गया कि वो चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, वो या तो अकेले एमएलए थे या 2 एमएलए थे अपनी पार्टी के, लेकिन इनको सपोर्ट मिल रहा था और अपेरेंटली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली में। इसी चीज को लेकर के कई लोग क्लेम्स कर रहे थे कि हम यहाँ पे बनने जा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये हुआ कि कोई एक शख्स भी, कोई एक एमएलए या इंपॉर्टेंट लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकला नहीं है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो तारीख है 1947 के बाद इनको पहला डिफेक्शन जो हुआ था, जिसको हम कह सकते हैं, वो 9 अगस्त 1953 को जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कश्मीर साजिश केस में गिरफ्तार हो गए, तो इसके बाद इनकी जो पार्टी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, इस पर कब्जा हो गया बख्शी गुलाम मोहम्मद का, जिनको वजीर आजम उस वक्त बनाया गया। और उसके साथ जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के कई साथी इनके साथ शामिल हो गए, जिनको सपोर्ट था उस वक्त कांग्रेस पार्टी का, और प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, इन लोगों ने भी इनको सपोर्ट किया। लेकिन ये फर्क हुआ कि इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये अपनी पार्टी ही खत्म कर दी कि जब इस पे कब्जा हो गया बख्शी गुलाम मोहम्मद ग्रुप का, ये दरअसल कांग्रेस की ही एक इकाई थी। उसके बाद उन्होंने महाजरा शुमारी लॉन्च की। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने मोस्ट ऑफ द टाइम वो जेल से ही चला रहे थे वो तहरीक। और उसके बाद 1965 में कांग्रेस ने अपनी दागवेल डाली जम्मू कश्मीर में। बीच में जो इनकी बख्शी गुलाम मोहम्मद की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी एक ग्रुप अलग हो गया डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से, लेकिन वो भी आगे कुछ चले नहीं। तो इसके बाद 1965 के बाद कांग्रेस पार्टी यहाँ पे आ गई और 1977 तक वही लोग थे। 1975 में सईद मीर कासिम को बताया गया कि आप दस्तबरदार हो जाए, आप जगह छोड़ दें। फिर जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला 22 साल के बाद वापस आए बतौर चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर, वो सरकार चलाते रहे। लेकिन 1977 मार्च में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ, जिसमें जनता पार्टी ने अक्सरियत हासिल कर ली और मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बन गए, ये इलेक्शन रिजल्ट्स आने के फौरन बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद ने
जो कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर थे जम्मू कश्मीर की असेंबली में, उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के खिलाफ। और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने, ये सिर्फ 4 लोग उस वक्त इलेक्शन जीत के आए थे, बाकी इनको सपोर्ट कर रहे थे कांग्रेस के लोग। तो मुफ्ती मोहम्मद सईद का अंदाजा ये था कि कांग्रेस का सपोर्ट अब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को नहीं है और अब मैं फैसला ले सकता हूं, मैं चीफ मिनिस्टर बन सकता हूं यहाँ पे। और अक्सरियत भी उनकी थी, लेकिन उस वक्त शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने गवर्नर एल.के. झा को लिखा कि आप असेंबली तहलील करें, डिसॉल्व कर लें और नया इलेक्शन करें। इसमें एक बड़ी कानूनी बहस चली। नानी पालखीवाला जो उस वक्त सबसे बड़े जूरिस्ट थे कंट्री के, उनको रेफर किया गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उनको रेफर किया, उनकी ओपिनियन मांगी, तो उन्होंने कहा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला सही है और जो बाकी लोग हैं इंक्लूडिंग गवर्नर, ये इस बारे में सही नहीं है। तो उन्होंने फैसला कर लिया कि असेंबली तहलील कर दी और नया इलेक्शन उसके बाद हो गए। तो उस वक्त भी ये कोशिश कामयाब नहीं हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस को डिफेक्शंस कराने की। लेकिन इसके बाद 1984 में 2 जुलाई 1984 को डिफेक्शन कामयाब हो गया, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस के पास 26 मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे, मोस्ट ऑफ देम फ्रॉम जम्मू, और कश्मीर से भी कुछ लोग थे। इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 46 एमएलए थे जो जीत के आए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पे। इनको कांग्रेस पार्टी ने, जिस वक्त मिसेस इंदिरा गांधी वजीर आजम थी, उनकी कयादत में नेशनल कॉन्फ्रेंस में डिफेक्शन इंजीनियर कराया और इन्होंने 12 लोग अलग किए। बाद में जो जगजीवन लाल थे वहां रियासी से एमएलए, वो भी इसमें शामिल हो गए, तो ये लोग 13 लोग बन गए। और इनके अलावा नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थी खेमलता वकलू, जो उस वक्त जो प्रिंसिपल थे रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के, डॉक्टर ओएन वकलू उनकी मिसेस थी। वो एक इम्पोर्टेंट कांग्रेस की, वो एक इम्पोर्टेंट लीडर थी, तो इनको नॉमिनेट कराया था खुद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, तो उन्होंने भी डिफेक्शन कर लिया। ये डिफेक्शन उस वक्त हुई। लेकिन इसके बाद जो लोग इनसे अलग हो गए, खासतौर से मोहम्मद दिलावर मीर, गुलाम हसन अमीर, डॉक्टर महबूब बेग, शेख अब्दुल जब्बार, हकीम मोहम्मद यासीन, कश्मीर से कई लोग, तो ये लोग बाद में कई पार्टीज में चले गए। उनमें कुछ लोग इंक्लूडिंग डॉक्टर महबूब बेग, दिलावर मीर, ये लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी वापस आ गए। ये लोग फिर वापस निकल गए, ये लोग कई पार्टीज में चले गए। अब ये लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं है, तो ये कई बार ऐसा लगा कि ये लोग फिर वापस आएंगे, लेकिन अब इनके लिए दरवाजा तकरीबन बंद ही कर दिया गया है। 2018 के का हमने जिक्र पहले ही किया। उसके बाद कई बार ये अफवाहें चली कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से ये लोग निकल रहे हैं, वो लोग निकल रहे हैं। मैंने बता दिया कि इनको शक सिर्फ इशफाक जबार पे था और उसकी वजह से मोहम्मद सईद आखुन, उनके फादर इन लॉ और एक्स एमएलए, वो भी इसके साथ शिकार हो गए। अभी तक हमारे पास डेटा यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से कोई एक भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं निकल रहा है। न आगा सईदुल्लाह जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी है, न वो निकल रहे हैं। इनके इख्तिलाफात हैं, बेशक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ भी हैं, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर के साथ भी उनके वो तरीकेकार से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वो कहते हैं कि उनको मतलब मजबूत स्टैंड लेना चाहिए रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड और 370 के से मुतालिक, और आगा सईदुल्लाह जो है वो रिजर्वेशन से मुतालिक भी कह रहे हैं कि हार्ड स्टैंड उनको ले लेना चाहिए, उनको वोट बैंक की पॉलिटिक्स में नहीं उलझना चाहिए। अभी तक हम यही कह सकते हैं कि ये कोई खबर नहीं है, ये एक अफवाह है इन द गाइज ऑफ ए न्यूज जो अभी डेवलप हो रही है। लेकिन अभी ये देखना बाकी है क्या वाकई इसमें कोई सच्चाई है या नहीं है। अभी तक हमारा अंदाजा यही है कि इस खबर में कोई सदाकत नहीं है। नाजरीन की दिलचस्पी के लिए यहाँ पे ये बताना भी बहुत जरूरी है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है जम्मू कश्मीर में और पूरे मुल्क में, इसमें कई तब्दीलियां आई हैं गुज़श्ते 40-45 साल में। जो 1984 में जो एंटी डिफेक्शन लॉ था, जिसकी वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के 12 लोग निकल गए थे, उस वक्त कानून ये था कि इसको स्प्लिट माना जाता था अगर 1/4 इससे निकल जाए। यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास उस वक्त 46 एमएलए थे, इसमें से 12 लोगों का निकलना जरूरी था। अगर सिर्फ 11 लोग निकलते तो इसको डिफेक्शन करार दिया जाता और उनकी मेंबरशिप खत्म हो जाती। लेकिन कांग्रेस ने उस वक्त मैनेज करा लिया 12, और बाद में मैंने बता दिया कि 13वें इसमें शामिल हो गया रियासी का एमएलए। तो ये एक डिफेक्शन नहीं रहा, ये एक स्प्लिट माना गया कानूनी एतबार से। और इन्होंने हाईकोर्ट में केस भी लड़ा, लेकिन उन्होंने जीता नहीं, क्योंकि उन्होंने बताया कोर्ट ने कि ये स्प्लिट है, ये डिफेक्शन नहीं है। इस वक्त बाद में जो तब्दीलियां इस कानून में रूनुमा हुई है, इनमें इनके तहत अब अगर कोई भी नंबर ऑफ एमएलए एमपीज एक पार्टी से निकल जाता है तो उस वक्त वो
एक लेटर पे जो पार्टी की तरफ से जाता है उसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक लेटर की वजह से। और जितने भी लोग निकले होंगे तो इन लोगों को जो ही ये इस किस्म की हरकत करेंगे तो इन्हें डिस्क्वालीफाई करार दिया जाएगा, तो उन्हें दोबारा इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। ये एक इसमें बड़ी एक अड़चन है। इसमें हो सकता है कि अगर ये ना हो तो कोई लोग निकल भी जाते पार्टी से। इस वजह से पार्टी से बहुत सारे लोग नहीं निकलते हैं क्योंकि उनको पता है कि हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो पार्टीज में ये जो इख्तिलाफात वगैरह ये रहते हैं, लेकिन इसको इस कदर इस हद तक ले जाना कि ये डिफेक्शन हो रहा है, मैं समझता हूं कि रेगुलर मीडिया की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये बातें साफ करना। सोशल मीडिया में तो ये बातें चलेंगी कि कल निकल रहे इतने लोग, हम ये बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि ये अब पॉसिबल ही नहीं है जो कानून इस वक्त है, क्योंकि इसके तहत डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज, मैं हूं अहमद अली फयाज।